नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। वर्ल्ड नाउ की बड़ी खबरों के साथ, और वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं उन खबरों के बारे में जो सीधा आप पर इंपैक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, आज की तारीख में अमेरिका और ईरान की लड़ाई सबसे ज्यादा असर डाल रही है न सिर्फ हिंदुस्तान पर बल्कि पूरी दुनिया पर। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ में आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट के देश मिडिल ईस्ट की ताकत के भरोसे ईरान को चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे और कोशिश थी कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो काम पाकिस्तान और तुर्की के सहारे यूएई कर ले। खुद को इस्लामिक जगत के 3 बड़े पावर मानने वाले मुल्कों ने बड़े नाज से एक डील की। डील हुई इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में। नाम दिया गया मक्का एग्रीमेंट। डील में यह बात तय हुई कि तीनों पूरी तरीके से एक हैं और इनमें से किसी पर भी कोई भी हमले की जरूरत करेगा तो उसे तीनों मिलकर सबक सिखाएंगे। चलिए पहले कहानी को और विस्तार देने से पहले सो कॉल्ड इस्लामिक सुपर पावर का परिचय भी आपको दे देते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां पूरी तरह कंगाली बहाल हो चुकी है। भीख का कटोरा लिए पूरी दुनिया में ये देश घूमता रहता है और ईरान के खिलाफ ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है। हां, उसके पास एटम बम है। उसे लगता है कि वो उस एटम बम से ईरान को खत्म कर देगा, वो पूरी दुनिया को हिला देगा। 2 देश और हैं, सऊदी अरब और तुर्की। दोनों अमेरिका के पक्के पिछलग्गू। ऐसे पिछलग्गू कि अमेरिका कहेगा तो बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, बोलेगा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। और ऐसा ही पिछलग्गू पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। पाकिस्तान एक डॉलर की दलाली करने वाला मुल्क है। अब आप समझ गए होंगे, इन तीनों मुल्कों के हुक्मरानों ने इस्लामी भाईचारे की दुहाई देते हुए मक्का डील की। अब आप सोचेंगे कि आज इस डील की चर्चा क्यों? दरअसल इस डील में शामिल एक देश में हाहाकार मचा हुआ है। हूती विद्रोहियों ने ड्रोन और मिसाइल का ऐसा तांडव मचाया कि प्रिंस सुल्तान के रातों की नींद काफूर हो गई। लेकिन जिस इस्लामी भाईचारे की दुहाई देकर यह डील की गई थी, उस डील में शामिल पाकिस्तान और तुर्की ईरान के डर से दुबक गए। आखिर पाकिस्तान और तुर्की की हिम्मत क्यों पस्त हो गई? क्यों हूती विद्रोही ने सऊदी को जार जार कर दिया? बताएंगे आपको डिटेल से, और यह भी बताएंगे कि क्या अगर पूरा मिडिल ईस्ट भी एक साथ आ जाए तो ईरान से लोहा ले सकते हैं क्या मिडिल ईस्ट में शामिल देशों की इतनी औकात है कि वो ईरान के सामने सिर उठा पाए? वो ईरान जिसके सामने अमेरिका भी आंख उठाने से डरता है। फिर वर्ल्ड नाउ में आगे बात करेंगे ट्रंप के उन हसीन सपनों की जो समंदर के एक सकरे गलियारे में रोज दफन होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप समंदर का यह सपना आज से नहीं देख रहे हैं। यह 28 फरवरी 2026 से लेकर आज तक हर रात ट्रंप एक ही सपना देखते हैं और उस सपने का ऐलान सुबह मीडिया के कैमरे पर आकर करते हैं और कहते हैं कि हमने होर्मुज को कब्जा कर लिया है। एक बार तो सपनों में ऐसे खो गए कि होर्मुज का नक्शा जारी कर दिया और उसे अमेरिका का हिस्सा बता दिया। लेकिन जनाब का जब हकीकत से सामना होता है तो कहते हैं कि ईरान को सबक सिखा देंगे अगर ईरान होर्मुज खाली नहीं करता है। उनको होर्मुज में ईरानी झंडा बुलंद दिखाई देता है। ट्रंप ने एक बार फिर से कह दिया है कि होर्मुज पर जल्दी हमारा कंट्रोल होगा, लेकिन ट्रंप का बयान आया नहीं कि ईरान ने पलटवार किया और कहा कि होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है और कोई भी हिमाकत इस इलाके में होगी तो फिर करारा जवाब दिया जाएगा। इधर होर्मुज में हारे ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की बाढ़ सिला दी है। लेकिन इन प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान का एक ऐसा दोस्त खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि ऐसे समय में ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। क्या है होर्मुज में ट्रंप के सपनों के दफन होने की कहानी, और फिर कौन बना है ईरान का सबसे बड़ा मददगार और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन? चलिए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से वर्ल्ड नाउ में। रेगिस्तान की खामोशी के पीछे एक आग सुलग रही है। मिडिल ईस्ट के सन्नाटे के नीचे एक बारूदी तपिश धधक रही है। एक ऐसी आग जो सिर्फ तेल के कुओं की नहीं है बल्कि सऊदी अरब की सल्तनत की नींव को झुलसाने निकली है। रात के अंधेरे में आसमान से कुछ उतरा, ना आवाज ना आहट, बस एक धमाका और फिर लंबी खामोशी। निशाना था नज़ान, निशाना था वो एयरपोर्ट जिसे सऊदी फौज अपनी सबसे महफूज जगहों में गिनती थी, और निशाना था वो कंपनी जिसके एक इशारे पर दुनिया के तेल बाजार में हलचल मच जाती है, सऊदी अरामको।
लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। यह कहानी उस खामोशी की है जो हमले के बाद रियाद के महलों से निकली। यह कहानी है उन दोस्तों की जो ऐन वक्त पर मुंह फेर गए। यह कहानी उस साए की जो हजारों किलोमीटर दूर तेहरान से यमन के रेगिस्तान तक फैला हुआ है। सवाल यह नहीं कि हमला किसने किया है, सवाल यह कि जब सऊदी पर आफत आई तो मक्का एग्रीमेंट वाले उसके वो दोस्त कहां थे जिन्होंने कुछ महीने पहले इस्लाम के सबसे पवित्र शहर में कसम खाई थी कि मरते दम तक एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यानी सऊदी, पाकिस्तान और टर्की और वो मक्का एग्रीमेंट। क्या ये दोस्ती, ये समझौता सिर्फ कागजी था? क्या सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी? क्या सिर्फ ये अमेरिका के इशारे पर एक ड्रामा था जिसकी चमक हूती विद्रोहियों के 2 ड्रोन्स ने बुझा दी? हम आपको ले चलेंगे उस जंग के अंदर जो सतह पर नहीं दिख रही लेकिन अंदर ही अंदर पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा रही है। कौन है हूती विद्रोही? सऊदी से उनकी दुश्मनी की जड़ें कहां है? मक्का समझौता क्या है? कौन सा वो समुद्री रास्ता है जिस पर कब्जे की कोशिश दुनिया की सांसें रोक सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट के कितने भी देश मिल जाएं, वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये बात आज भी हकीकत है, 10 साल पहले भी हकीकत थी, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले भी उतनी ही बड़ी हकीकत थी जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था ही नहीं, जब ये अलग अलग अमीर अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे, जिसकी कहानी कल मैंने आपको विस्तार से सुनाई थी। सऊदी अरब को शायद इस वक्त इतनी बड़ी चोट की उम्मीद नहीं थी। यमन की सरजमी से उठे 2 ड्रोन, ना कोई रडार भांप पाया, ना पहले से आगाह हो पाया, सीधे सऊदी की सरहद में घुस गए। वहां जाकर फटे, किसी को शक नहीं था। एक तरफ फौजी ठिकाना जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल समझा जाता था, दूसरी तरफ तेल का साम्राज्य जिसकी बुनियाद पर सऊदी की पूरी माली हैसियत टिकी हुई है। हूती विद्रोहियों ने निशाना इस बार ऐसा चुना जो सिर्फ जमीन पर नहीं, सऊदी की जेब पर, उसकी साख पर, उसके रुतबे पर वार करता है। और सबसे हैरानी की बात, इतने बड़े हमले के बाद भी सऊदी की तरफ से अब तक खामोशी है। न नुकसान की पुष्टि, न हताहतों का आंकड़ा, न कोई बदले की धमकी। यह खामोशी किसी मजबूरी की है या किसी बड़ी रणनीति की अभी साफ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि खामोशी का मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है, बल्कि यमन की जंग एक बार उस मुहाने पर फिर से खड़ी हुई है जहां से पूरे इलाके की सुरक्षा दांव पर है। और अगर वक्त रहते इसे नहीं रोका गया तो सिर्फ आग न जान तक सीमित नहीं रहेगी, यह आग और ज्यादा भड़केगी। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में कहां कहां तांडव मचाए, हमले की टाइमलाइन क्या है? सऊदी के दक्षिण नजान क्षेत्र में हूतियों ने भयंकर कोहराम मचाया। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने हमले की जिम्मेदारी ली। आत्मघाती ड्रोन की फौज से बैक टू बैक 2 घातक ऑपरेशन अंजाम दिए गए। नजान में वेरी सेंसिटिव सैन्य बेस पर सीधा हमला हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की फैसिलिटी पर बमबारी की गई। एक साथ सऊदी के आर्थिक और सैन्य रीढ़ पर बड़ा प्रहार किया गया। यमन बॉर्डर के पास होने के कारण हूतियों के रडार पर नजान अचानक ड्रोन स्ट्राइक के बाद मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट कर दिया गया। सऊदी अरब के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को खुली चुनौती दी गई। वैश्विक क्रूड ऑयल सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा गया। सीमाएं जो हैं इस इलाके की, वहां पर सऊदी सेना की घेरेबंदी कर दी गई। यमन सीमा पर इस वक्त बहुत जबरदस्त टेंशन बताया जा रहा है। अब जानते हैं कि आखिर ये हूती विद्रोही कौन है जो सऊदी जैसी ताकत को बार बार ललकारने की हिम्मत कर रहे हैं। वैसे कोई मामूली बागी गुट नहीं है जिसका कुछ हथियार जिसे बांटकर खड़ा किया गया। ये एक संगठित, अनुशासित और हथियार बंद आंदोलन है जिसने यमन के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। पैरेलली ये अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। यहां इनके कायदे कानून लागू हैं। इनके पीछे सिर्फ बंदूक नहीं, एक विचारधारा भी है जो दशकों से यमन के पहाड़ी इलाकों में पल बढ़कर आज एक क्षेत्रीय ताकत बन चुकी है। और सबसे अहम, इनके पीछे एक ताकतवर शय भी है जिसका नाम है ईरान, जो ड्रोन तकनीक में, मिसाइल तकनीक में और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में हर मोर्चे पर इनके साथ खड़ा नजर आता है। और यही वजह है कि यमन की जमीनी लड़ाई जो कभी सिर्फ एक अंदरूनी गृहयुद्ध लगती थी,
अब खाड़ी की एक बड़ी भू राजनीतिक जंग का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका तक के हित आज उलझे हुए हैं। हूती विद्रोही, जिन्हें रेगिस्तान का शहंशाह कहा जाता है, क्या है इनका इतिहास? हूती आंदोलन का आधिकारिक और मुख्य नाम है अंसार अल्लाह। संस्थापक हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर संगठन का नाम हूती पड़ा। संगठन की शुरुआत 1990 के दशक में बेहद शांत तरीके से संगठन की नींव रखी गई। उत्तरी यमन का पहाड़ी और दुर्गम इलाका सादा प्रांत इस संगठन का मुख्य गढ़ है। मुख्य रूप से जैदी शिया इस्लाम पर आधारित एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन इसे माना जाता है। यमन सरकार के भ्रष्टाचार और सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के खिलाफ यह लड़ता है। 2014-15 के दरमियान हूतियों ने यमन की राजनीति को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। यमन की राजधानी सना पर धावा बोला और चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। मौजूदा दौर में हूतियों का राज कहां है? यमन के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के एक बड़े भूभाग पर हूतियों की हुकूमत यमन की बहुसंख्यक आबादी और लाल सागर के तटीय इलाकों पर नजर आती है। बैकस्टेज गॉडफादर और बाहरी सपोर्ट, इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा गॉडफादर है ईरान। IRGC पर हूतियों को घातक हथियार देने और ट्रेनिंग देने के आरोप लगते रहे हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोहरा है। हूती खुद को ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह और गाजा के हमास के साथ साथ मिलकर अमेरिका, इसराइल का ये विरोध करते हैं। इनकी सैन्य क्षमता क्या है कि ये सऊदी को सीधे ललकार रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक मार करने वाली लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेडार की नजर से बचकर तबाही मचाने वाली अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल, आत्मघाती कामिकाजी ड्रोन का एक बड़ा जखीरा जो एयर डिफेंस को भी चकमा देता है, लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने के लिए एक बेहद घातक एंटी शिप मिसाइल, पानी के रास्ते चुपके से हमला करने वाले रिमोट कंट्रोल मरीन ड्रोन, लड़ाकू विमानों और ड्रोन को मार गिराने के लिए सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल नेटवर्क, और ईरान से मिले पुर्जों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए खतरनाक तरीके से हथियार में तब्दील करने की ताकत। यह है रेगिस्तान के शहंशाह। यह दुश्मनी रातों रात की नहीं है। इसकी जड़ें एक दशक से ज्यादा पुरानी है और जब तक आप इस दुश्मनी की कहानी को नहीं समझेंगे तब तक आप आज के हालात को डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो कहानी है कि जब यमन में हूतियों ने बगावत का झंडा बुलंद किया, राजधानी सना पर कब्जा किया और मान्यता प्राप्त सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो सऊदी अरब को अपनी सरहद पर एक नया ईरान समर्थित खतरा साफ नजर आने लगा। एक ऐसा खतरा जो उसकी दक्षिणी सीमा से सटकर खड़ा था। यही वो मोड़ था जब सऊदी ने चुप बैठने के बजाय एक सैन्य गठबंधन खड़ा किया और यमन में सीधा हस्तक्षेप किया, यह सोचकर कि चंद हफ्तों में हूती विद्रोही घुटनों पर आ जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। बरसों की बमबारी, कड़ी नाकेबंदी और लगातार जंग के बावजूद हूती विद्रोहियों को झुकाया ना जा सका और ना ही मिटाया जा सका। उल्टा 2019 के बाद हूती विद्रोहियों ने खुद पलटवार करते हुए सऊदी की सरजमीन पर हमले शुरू कर दिए और ये हमले हो रहे थे तेल कंपनियों पर, एयरपोर्ट्स पर और सैन्य ठिकानों पर। यानी जंग अब सिर्फ यमन की धरती तक सीमित नहीं थी, यह लड़ाई अब सऊदी के घर तक पहुंच गई थी। एक अस्थायी सुलह की उम्मीद तब जगी जब 2022 में सीजफायर हुआ। दोनों तरफ के हथियार कुछ वक्त के लिए शांत हुए, लेकिन वह सुकून भी बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया और आग एक बार फिर से सुलगते हुए गोला बनकर तैयार होने लगी। 2014-15 में हूती विद्रोहियों ने यमन में तख्ता पलट कर दिया, चुनी हुई सरकार को बेदखल कर राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इससे सऊदी अरब बौखला गया। सऊदी अरब ने 9 देशों का शक्तिशाली सैन्य संगठन बनाया और हूतियों को रोकने के लिए सऊदी ने जंग छेड़ दी। 2019 में सऊदी के आरामको तेल संयंत्र को और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों ने विनाशकारी ड्रोन और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। 2022 में यूएन ने मध्यस्थता से दोनों के बीच सीजफायर कराई। 2022 और 2024 के बीच सीधे मोर्चे पर बड़ी जंग तो रुकी रही, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत भी जारी रही। जुलाई 2026 सीजफायर के दरमियान आधिकारिक तौर पर हमला कर दिया हूती विद्रोहियों ने और हूती विद्रोहियों के इलाके सना एयरपोर्ट पर सऊदी ने हमला किया, जिसके बाद यह एग्रीमेंट टूटा हुआ माना गया
और एयरपोर्ट पर खुलेआम ईरानी विमान का स्वागत किया गया। हूतियों का यह कदम सऊदी को बेहद नागवार गुजरा और दोनों के बीच भीषण सैन्य टकराव और जमीनी हमले तेज हो गए। सऊदी के व्यापार को ठप करने के लिए हूतियों ने समंदर में सख्त पाबंदी लगाई। हूतियों के रडार पर कमर्शियल जहाज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेल रिफाइनरियों को निशाने पर लिया गया। लेकिन आज की तारीख में जब इतने बड़े अटैक हो रहे हैं सऊदी पर, तो सऊदी के दोस्त कहां है पाकिस्तान और कहां है टर्की? बड़े नाजों के साथ बनाया गया था एक अग्रीमेंट, और कैसे हूतियों ने इस अग्रीमेंट की बैंड बजाकर रख दी, दिखाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े नाजों के साथ बना मक्का एग्रीमेंट जो था, वो मक्का एग्रीमेंट काम नहीं किया और हूती विद्रोहियों ने सऊदी की बैंड बजा दी। ठीक इस तनाव के बीच जब सऊदी अरब को अपनी सरहदों पर खतरा साफ नजर आने लगा, तो उसने एक नई चाल चली। पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर एक रक्षा समझौता किया, जिसे दुनिया मक्का एग्रीमेंट के नाम से जानती है। मकसद बड़ा और भारी भरकम बताया गया। मुस्लिम देशों की एक ऐसी सुरक्षा दीवार खड़ी करनी जो किसी भी बाहरी खतरे से वक्त पे एक दूसरे की रक्षा करे। युद्ध के समय कंधे से कंधा मिलाकर सारे देश खड़े हो जाएं। बड़े बड़े मंच से बड़े अरमानों के साथ भाईचारे की बात कही गई, कस्में खाई गई, तस्वीरें खिंचवाई गई, तालियां बजवाई गई, मीडिया बुलाया गया, फोटो खिंचवाए गए। लेकिन आज जब ये जो अग्रीमेंट हुआ था, इसके बाद आप उठा के देख लीजिएगा, 24 घंटे के भीतर हूती विद्रोहियों ने सऊदी पर हमला किया और तब से लेकर आज तक लगातार सऊदी पर हूती विद्रोहियों जो है वो अटैक कर रहे हैं और ड्रोन भी बरसा रहे हैं, तेल के ठिकाने दहल रहे हैं, सैन्य बेसों को निशाना बना रहे हैं। तो कहां गई वो भाईचारे वाली दीवार, वो साझा रक्षा समझौता, वो एक दूसरे के साथ खड़े होने का वादा? इस मुश्किल घड़ी में कहीं कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या यह समझौता सिर्फ फोटो आप, बयानबाजी, कागजी कार्रवाई, या फिर अमेरिका के इशारे पर एक सोची समझी नाटक नौटंकी तक रह गई? या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसी मजबूरी है जो पाकिस्तान और तुर्की को खुलकर सामने आने से रोक रही है? कुछ तो है। हुआ क्या है? हुआ यह कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की मिलकर एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता करते हैं। समझौते के तहत यह तय था कि किसी भी एक देश पर हमला होगा तो तीनों देश मिलकर इससे निपटेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट के साइन होने के 24 घंटे के अंदर ही हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और अब तक दर्जनों ड्रोन मार चुके हैं पिछले 2 हफ्तों में। सऊदी पर लगातार हमलों के बावजूद तुर्की और पाकिस्तान खामोश हैं। सहयोगियों के रुख से सऊदी अरब के सुरक्षा नेटवर्क पर भी सवाल है। पाकिस्तान की दुविधा यह है कि वो आर्थिक रूप से बहाल है, वो बगैर चवन्नी के खिसकने के लायक ही नहीं है। जब तक सऊदी उसके कटोरे में कुछ डॉलर नहीं डालेगा, कुछ गोल्ड रिजर्व नहीं डालेगा, तब तक वो 1 इंच नहीं हिल सकता, क्योंकि वहां के जनरल्स के घर कैसे चलें? वहां तो एक मेजर के रिटायर होने पर, एक सूबेदार के रिटायर होने पर मैंने सुना 5 एकड़ जमीन दी जाती है। तो घर में वैसे भी वो कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। अब टर्की का रुख क्या है? टकराव में शामिल होकर अपने हितों को जोखिम में नहीं डालना चाहता। हूतियों का हौसला बुलंद है, मक्का समझौता बेअसर है। लेकिन असली खतरा सिर्फ सऊदी के अंदर नहीं है, न जाने के धमाकों में छिपा नहीं है। असली खतरा उसे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक है। असली खतरा है उस समुद्री रास्ते में जिस पर हूती विद्रोही अब चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह कोई मामूली जलमार्ग नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। यह दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे संवेदनशील कारोबारी रास्तों में से एक है, जहां से रोजाना अरबों डॉलर का तेल, गैस और सामान गुजरता है, जिस पर यूरोप से लेकर एशिया तक की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यमन सरकार के एक मंत्री का दावा है कि हूती इसी स्ट्रेट के किनारे वाले इलाकों में कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर इस रास्ते पर हूती की गिरफ्त ईरान की तरह मजबूत हो गई तो क्या होगा? सिर्फ सऊदी अरब नहीं, पूरी दुनिया का व्यापार, कच्चे तेल की सप्लाई,
वैश्विक शिपिंग रूट इस इलाके में सब खतरे में है। एक ऐसा दांव जो पूरी दुनिया की सांसों को रोक सकता है, यानी बाब अल मंदेब स्ट्रेट को चोक कर देना, जो ऑलमोस्ट 75% तक चोक किया जा चुका है। इक्का दुक्का एक आध जहाज अपने ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ करके, अपने जीपीएस नेविगेशन को ऑफ करके यहां से निकल जाए तो यह हो सकता है, लेकिन 75 to 80% शिप्स इस इलाके से नहीं जाना चाहते, क्योंकि हूती विद्रोही डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। बाब अल मंदेब का मतलब पता है क्या आपको? था आंसुओं का द्वार। लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। एक तरफ एशिया का यमन, दूसरी तरफ अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया स्वेज नहर के रास्ते, यूरोप एशिया समुद्री व्यापार की सबसे अहम कड़ी। कच्चे तेल ईंधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। यमन सरकार के मंत्री का दावा है कि तटीय इलाकों पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में है हूती, और हूती का कंप्लीट कंट्रोल तटीय इलाके में हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पूरी तरह से ठप होने की आशंका है। सप्लाई चेन टूटने से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक स्तर पर आ सकती है भारी मंदी और महंगाई। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की रूट पर खास नजर है। रूट को खुला रखने के लिए लगातार नौसैनिक गश्त और सैन्य ऑपरेशन की बात कही जा रही है, लेकिन इससे हूतियों के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जैसे सब कुछ कम नहीं था कि हमलों से ठीक कुछ पहले ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने भी अपनी आक्रामक चेतावनी जारी कर दी। सीधा और साफ इशारा, अगर हूतियों ने अपने हमलों का दायरा बढ़ाया तो सऊदी अरब के लिए हालात संभालना और हूतियों को रोकना पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। यह कोई मामूली बयान नहीं था, एक खुली धमकी थी जिसके पीछे तेहरान पूरी ताकत से खड़ा नजर आता है। और फिर ठीक इसी चेतावनी के कुछ घंटों के बाद नजान में हुए ड्रोन हमलों ने यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ इत्तफाकन दिया गया बयान नहीं था, यह एक सोची समझी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत ईरान और उसके समर्थित गुट मिलकर सऊदी अरब पर लगातार दबाव बढ़ाने में लगे हैं, जिससे अमेरिका अपने कदम पीछे खींच ले। और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मक्का एग्रीमेंट के साझेदार पाकिस्तान, टर्की की औकात नहीं है कि वो ईरान से दो दो हाथ कर ले, या सऊदी के साथ आकर खड़े हो जाए और ईरान को ऐसा करने से मना करें। चलिए, जुबानी हंगामा तो कर ही सकते हैं, पाकिस्तान और टर्की बयान जारी कर देते हैं। वो हिंदी में बड़ा मशहूर कहावत भी है कि थोथा चना बाजे घना, तो कम से कम ईरान को वार्न तो कर सकते हैं, लेकिन ये तो वार्न भी नहीं कर पा रहे। तो ये वो स्टोरी थी, कहानी थी जो हेडलाइंस में सिर्फ एक हमले जैसी लगती है। 2 ड्रोन, एक एयरपोर्ट, एक तेल रिफाइनरी कंपनी, लेकिन इसकी परतों पर आपने देखा कि किस तरह से शतरंज के बिसात पर एक एक मोहरे बिछाए गए और बड़े करीने के साथ एक एक चाल चली जा रही है। कहीं कोई वजीर चल रहा है, कहीं कोई घोड़ा चल रहा है, कहीं कोई मंत्री चल रहा है, कहीं कोई ऊंट चल रहा है। और वर्चस्व मिडिल ईस्ट में अब शान और शौकत की है, मिडिल ईस्ट में बादशाहत की है, मिडिल ईस्ट में शहंशाहत की है। सामने खड़ा है अमेरिका, सऊदी और उसके एलाइज, तो दूसरी तरफ है ईरान और उसके प्रॉक्सीज। देखना होगा कि क्या यह मामला सिर्फ बयानों तक सिमट कर रह जाएगा, या फिर होर्मुज और मंदेब स्ट्रेट पूरी तरीके से बंद करके ईरान और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पूरी दुनिया की नसों में बहने वाले तेल को चोक कर देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, जो हर रात एक हसीन सपना देखता था और खुद के अमीर होने के सपने में खोया रहता था, जिसे लगता था कि हर दिन वो बहुत अमीर बन चुका है। कुछ ऐसी ही कहानी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो अमीर तो हैं, लेकिन हर रोज वो एक सपना देखते हैं, और ये सपना वो 28 फरवरी 2026 से देख रहे हैं। और हर सुबह उठकर वो मीडिया के कैमरों को बुलाते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हमने ईरान से जंग जीत ली है और हमने होर्मुज पर कब्जा कर लिया है। होर्मुज यानी समंदर की एक ऐसी तंग सी पट्टी जिसके दोनों किनारों पर सिर्फ चट्टाने नहीं बल्कि दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था की सांसें अटकी है। और उस पट्टी को लेकर अटलांटिक के पार बैठा एक शख्स बार बार एक ही ख्वाब दोहराता है, एक ख्वाब जिसमें वो कहता है होर्मुज जीत चुके हैं, होर्मुज हमारा हो गया है,
होर्मुज अब यूएस का इलाका है, यूएस टेरिटरी है। एक ख्वाब जिसमें वो कहता है अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन ठहरिए, अगर सच में होर्मुज पर कब्जा हो चुका और सच में ईरान इतना कमजोर पड़ चुका होता तो फिर हर कुछ दिन में यह दावा दोहराने की जरूरत क्यों पड़ रही होती? क्या यह जीत का ऐलान कोई साइकोलॉजिकल वॉर है या फिर एक ऐसा सपना जो ट्रंप जीना चाहते हैं लेकिन यह सपना कभी हकीकत में नहीं बदलता? ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान के एक मशहूर टीवी सीरियल के किरदार के साथ होता था, मुंगेरी लाल, जो रोज रात को एक नया सपना देखता था और सुबह अपनी उस आधी अधूरी दुनिया में वापस लौट आता था आंख खुलते ही। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का होर्मुज पर कब्जे का दावा भी ऐसा ही है? रात में सपनों में जीत और दिन में उसी संघर्ष की कहानी, जहां दावे हैं, धमकियां हैं, प्रतिबंध है, भूगोल बदल देने की बातें हैं, लेकिन जमीन पर विजेता एक ही है, ईरान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वही हवाई दावा किया जो वो 28 तारीख से करते आ रहे हैं, 28 फरवरी से, कि होर्मुज स्ट्रेट बहुत जल्द पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा और अब होर्मुज जीत चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, सुनने में दावा जितना दमदार लगता है, जमीनी हकीकत टटोलने पर यह दावा उतना ही धुंधली नजर आती है। जल्द ही का यह तकिया कलाम अब इतनी बार दोहराया जा चुका है कि सुनने वालों को भी अंदाजा नहीं कि आखिर वो जल्द ही का मतलब क्या होता है। ट्रंप ने इस बार दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की नौसेना, वायुसेना और सैन्य नेतृत्व की कमर तोड़ दी है और ईरान अब पहले जैसी हैसियत में नहीं बचा। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे तेहरान की फौज की ताकत ही खत्म हो गई हो और तेहरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। बस एक आखिरी धक्के की देर है और होर्मुज पर अमेरिकी झंडा लहराता मिलेगा। लेकिन अगर वाकई में ईरान इतना बेदम हो चुका है और सच में उसकी सैन्य ताकत मलबे में तब्दील हो चुकी है, तो सवाल उठना लाजमी है ना कि इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद होर्मुज पर अमेरिका अब तक नेवल ब्लॉकेड लेकर क्यों बैठा हुआ है और क्यों होर्मुज दुनिया के लिए नहीं खुला हुआ है? जिस होर्मुज को डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफियों की वजह से, फेल्ड पॉलिसीज की वजह से बंद कर दिया गया, जो होर्मुज 28 फरवरी 2026 के पहले खुला हुआ था, पूरी दुनिया में तेल की आवाजाही सुरक्षित और सुनिश्चित की जा रही थी, आखिर एक इंसान की बेवकूफी की वजह से जिसको बंद कर दिया गया, उसी होर्मुज को लेकर ट्रंप कहते हैं हम होर्मुज जीत चुके हैं। क्या यह सिर्फ जीत की भाषा है या फिर एक ऐसी कहानी, बेबस कहानी, जिसे बार बार सच जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है? ट्रंप की छटपटाहट समझते हैं। दुनिया का सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट है होर्मुज। वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। मुख्य शिपिंग लेन ईरान की समुद्री सीमा है और प्रादेशिक जल क्षेत्र में आता है। ईरानी सेना को हराकर होर्मुज को कंट्रोल में लेना चाहते हैं ट्रंप। जमीनी हकीकत यह है कि होर्मुज पर फिलहाल किसी भी तरह का कोई अमेरिकी नियंत्रण नहीं है। ईरान की IRGC होर्मुज को कंट्रोल करती है और यह भी उतना ही सच है कि बिना जमीनी जंग के होर्मुज पर कंट्रोल करना असंभव है। और अमेरिका यह भी अच्छी तरीके से जानता है कि अगर जमीनी ऑपरेशन यानी बूट्स और ग्राउंड पर जाते हैं तो फिर हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे और उसका कोई जवाब नहीं होगा राष्ट्रपति ट्रंप के पास। और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, यहीं से इस पूरे नैरेटिव की परतें खुलती हैं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान के कई बड़े नेता अब नहीं रहे। ये साफ है कि तेहरान में फैसले कौन ले रहा है। हां, यह बात भी उतना ही साफ है कि एक झटके में पूरा नेतृत्व गायब हो गया। ट्रंप यह भी कहते हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। ठीक है, यह बात भी सच है। वो यह भी दावा करते हैं कि सेना को तनख्वाह देने के लाले पड़ चुके हैं। ये सारी बातें सुनकर लगता है मानो ईरान किसी भी वक्त, किसी भी दिन घुटनों पर आ जाएगा, बस औपचारिकता बाकी रह गई हो। लेकिन ठीक इसी सांस में, उसी बयान के भीतर ट्रंप यह भी मान लेते हैं कि ईरान के पास अभी मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं। भले ही पहले जैसी ताकत ना बची हो, लेकिन जरा सोचिए कि कैसा विरोधाभास है। एक तरफ दावा है कि दुश्मन को पूरी तरह कुचल दिया गया है, वो बेबस है, लाचार है। दूसरी तरफ खुद उसी जुबान से ये स्वीकार करते हैं कि दुश्मन अभी भी हथियारबंद है, हमले की ताकत रखता है।
यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी को मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा बड़ा बनाती है। बड़ी बड़ी बातें, बुलंद दावे, लेकिन जमीन पर तस्वीर कहीं ज्यादा उलझी हुई, कहीं ज्यादा अधूरी और कहीं ज्यादा पेचीदा। ईरान की ताकत यह है कि ईरान के पास मिसाइल का अंडरग्राउंड भंडार बहुत बड़ा है। जाग्रोस माउंटेन रेंज के नीचे विशाल और गुप्त सुरंगों का नेटवर्क है। 500 मीटर की गहराई में ईरान का मिसाइल ठिकाना है। पारंपरिक बंकर बस्टर बम इसे छू भी नहीं सकते। हजारों किलोमीटर लंबी मिसाइल सुरंगें हैं। सुरंगों में असेंबली हॉल है, फ्यूल डिपो है, कमांड सेंटर है, रोबोटिक्स रेल सिस्टम है और ऑटोमेटिक लॉन्च पैड भी है। जब भी हमले करने होते हैं ये मिसाइल ऑटोमेटिकली लोड होते हैं, टनल से लॉन्च होते हैं, लॉन्च पैड वापस मिसाइल सिटी में आते हैं और दोबारा रीलोड होते हैं और दोबारा अटैक करते हैं। कहते हैं मिसाइलें शिरकुह ग्रेनेड की कठोर चट्टानों के नीचे रखी गई हैं। यहां शक्तिशाली बंकर बस्टर बम JBU-57 भी मार दे अमेरिका तो इन मिसाइल सिटीज का बाल बांका तक नहीं कर सकता। और यह सिलसिला यही नहीं थमता, बल्कि वक्त के साथ और आगे बढ़ता है। कभी एक बयान में, कभी एक भाषण में, कभी एक इंटरव्यू में, हर बार सुर थोड़ा ऊंचा, थोड़ा और आत्मविश्वास से भरा, भाषण दर भाषण, दावा दर दावा, मानो एक स्टेट जो भूगोल की किताबों में साफ साफ ईरान और ओमान के बीच बसा है, धीरे धीरे बातचीत में, बयानबाजी में अमेरिका के हिस्से में जाता दिख रहा है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं तो और क्या है। सुनने वालों को लगे कि जैसे हुर्मुज पर अमेरिकी दावा अब सिर्फ रणनीतिक हकीकत नहीं, बल्कि लगभग मिल्कियत का मामला बन चुका। लेकिन बयानबाजी की उड़ान जितनी ऊंची जाती है, जमीनी हकीकत उतनी ही पाताल में घुस जाती है, उतनी ही उसकी जस की तस खड़ी नजर आती है, जहां ना तो कोई अमेरिकी झंडा है, ना कोई स्थायी रूप से अमेरिकी सैन्य बेस, ना कोई ठोस दस्तावेज कि अमेरिकी नियंत्रण यहां कायम हो गया हो। बस झूठे दावों की एक लंबी श्रृंखला जो महीनों से दोहराई जा रही है और हर बार एक नए अंदाज में, एक नए विश्वास के साथ परोसी जाती है, जिससे कि दुनिया ट्रंप की बात पर यकीन कर ले। वैसे भी कहा जाता है किसी एक झूठ को 100 बार आत्मविश्वास के साथ बोला जाए तो वो झूठ सच जैसा लगने लग जाता है। सच जैसा लगना और सच होना में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। जब सैन्य दबाव, बड़े बड़े दावों से बात नहीं बनी तो अमेरिका ने अपना दूसरा और शायद सबसे तीखा हथियार उठाया, आर्थिक प्रतिबंधों का हथियार। अमेरिकी वित्त मंत्री ने सीधी और सख्त और बिना किसी लाग लपेट वाली भाषा में चेतावनी दे दी, जो देश या कंपनी ईरान के साथ कारोबार जारी रखेगा, अमेरिका उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। इस बयान की भाषा इतनी तल्ख थी, इतनी दो टूक थी कि लगा जैसे पूरी दुनिया को दो साफ खेमों में बांटने की कोशिश हो रही है। या तो आप अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के खिलाफ हैं, बीच का कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तेल, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पहले से ही सैंक्शन है, भारी सैंक्शन है और तेहरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही क्रम्बल कर रही है। लेकिन अब निशाना बनाया जा रहा उन देशों और कंपनियों को जो अब कभी भी किसी न किसी रूप से ईरान से कारोबार में जुड़े रहे हों। मकसद बिल्कुल साफ है और छिपा हुआ भी नहीं है। ईरान की अर्थव्यवस्था की सांसें इतनी जगड़ दो, दबाव इतना बढ़ा दो कि परमाणु कार्यक्रम छोड़ने और यूरेनियम हैंडओवर करने और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हो जाए। लेकिन जब अमेरिका यह कहता है कि ईरान का साथ देना छोड़ दो वरना अमेरिका से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा, वही अमेरिका चीन के ऊपर एलिगेशन लगाता और कहता है कि चीन ईरान को मिसाइल कंपोनेंट्स दे रहा है, ड्रोन कंपोनेंट्स दे रहा है और इस बात के पुख्ता सबूत हैं अमेरिका के पास। लेकिन फिर वही अमेरिका शी जिनपिंग के लिए रेड कार्पेट बिछाता है और कहता है वेलकम मिस्टर जिनपिंग, हमारे देश में आ जाइए और हम लोग व्यापार की बातें करेंगे। अरे कमाल होती है दोगलेपन की भाई। ये किस तरह की धमकी और किस बिना पर आप राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने देश में इनवाइट कर रहे हैं रेड कार्पेट वेलकम के लिए? सिर्फ खोखली बयानबाजी या ये भी उन दावों की फहरिस्त में बस एक और नाम बनकर रह जाएगी कि अगर हम होर्मुज आपने नहीं खोला तो हम उन देशों पर कार्रवाई करेंगे जो ईरान के साथ खड़े रहे। चीन है ना खुलकर खड़ा, आप कीजिए ना कार्रवाई। लेकिन अमेरिका तो रेड कार्पेट बिछा रहा है शी जिनपिंग के लिए। बाकायदा पूरी तैयारी हो चुकी है जिनपिंग के दौरे की और ये जानकारी हमने आपको इसी शो में दी थी। मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होर्मुज पर ये ट्रंप के दावे की जो मैं पूरी टाइमलाइन निकाल लाया हूं,
डोनाल्ड ट्रंप आज से लड़ाई थोड़ी जीत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 6 महीने से जंग जीत रहे हैं, या 6 महीने पहले ही जंग जीत चुके हैं। वो तो बस अमेरिकी नेवी वो चाय पानी के लिए वो थोड़ा जहाज बीच में रोककर खड़ी हो गई है। 28 फरवरी ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल ने सैन्य अभियान शुरू किया और 28 फरवरी हमले के बाद ही ईरान को होर्मुज में नाकेबंदी लागू करनी पड़ी। और 28 फरवरी के ही अगली सुबह ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम ईरान की लड़ाई जीत रहे हैं। फिर आइए 15 मार्च, ट्रंप ने होर्मुज खुलवाने के लिए नेटो और चीन से मदद मांगी। 7 अप्रैल को होर्मुज खोलने की बात के साथ अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीजफायर करवाया। जीत तो वो 28 फरवरी को ही गए थे, उसके बाद औपचारिकताएं चल रही थी। 13 अप्रैल बातचीत नाकाम हुई, ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी और नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। 17 जून को 60 दिन का समझौता लागू हुआ। ट्रंप का दावा कि होर्मुज अब खुल जाएगा कुछ ही दिनों में। फिर 5 अगस्त की तारीख आ गई। ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज पर फिर डील जल्दी से हो जाएगी। 10 और 12 अगस्त के दरमियान में आ जाइए, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया। फिर 14 अगस्त को आ जाइए, न्यूयॉर्क की एक चुनावी रैली में ट्रंप ने ऐलान किया होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेंगे। फिर आ जाइए आप 18 अगस्त को ट्रुथ सोशल पर नया नक्शा शेयर किया और होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बता दिया और इसी के साथ ट्रंप होर्मुज जीत गए। यह थी ट्रंप की वॉर स्ट्रेटेजी कि मैं एक दिन एक ऐसा नक्शा लेकर आऊंगा जिसमें होर्मुज को यूएस टेरिटरी लिखा होगा और हम युद्ध जीत जाएंगे। अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप किस मुगालते में रहते हैं या किस सोच में रहते हैं। किसी देश के ऊपर अमेरिका लिख देने से वो अमेरिका नहीं हो जाता। इसी तरह आप ग्रीनलैंड को थोड़े दिन पहले यूएस टेरिटरी बता रहे थे और अब आपकी जुबान बंद है। अमेरिका की इस धमकी का जिस तरह से जवाब आया, उसने इस पूरी धमकी की पोल खोलकर रख दी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत चीन ने खुलकर अमेरिका की इस पूरी मुहिम का विरोध कर दिया, जिसमें बाकी देशों से ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते तोड़ने को कहा जा रहा है। चीन का सीधा और दोटूक कहना है कि प्रतिबंधों से, दबाव से मिडिल ईस्ट का संघर्ष सुलझने वाला नहीं है, बल्कि इसका इकलौता हल बातचीत और कूटनीति में छिपा है। और यह कोई मामूली रस्मी बयान नहीं है, क्योंकि चीन को दुनिया में ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार और उसका सबसे भरोसेमंद, सबसे मजबूत आर्थिक सहारा माना जाता है। यानी सोचिए, जिस मुल्क को अमेरिका पूरी दुनिया से आर्थिक तौर पर काटने, अकेला छोड़ने की कोशिश में जुटा है, ठीक उसी वक्त उसका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद कारोबारी साथी उसके पक्ष में आकर खड़ा हुआ है। और औकात है अमेरिका की वो शी जिनपिंग को मना कर दे कि तुम्हारे लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हैं क्योंकि तुमने ईरान को सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर कोई देश ईरान की मदद करता है तो उस पर हम कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। लगा दो चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शंस। चुनौती है दुनिया की अमेरिका की कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के दिखाओ अमेरिका चीन पर। अगर चीन ने आपके ऊपर सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स के नाम पर सैंक्शंस लगाए तो अमेरिका हाफने लग जाएगा। यानी ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की नहीं रह गई है, जब अमेरिका बनाम चीन ईरान के एक अघोषित गठजोड़ की भी शक्ल ले रहा है। और यही वो मोड़ है जहां ट्रंप का होर्मुज जल्द अमेरिका का दावा और भी कमजोर दिखता है और खोखला नजर आता है। अब जरा चीन ईरान व्यापार को भी आप देख लीजिए और फिर चैलेंज करूंगा अमेरिका को कार्रवाई करके दिखाएं और शी जिनपिंग के दौरे को बैन करके दिखाएं। 2024 में 13.37 अरब डॉलर का व्यापार किया चाइना ने। 2025 में 24% की गिरावट देखी गई, 9.1 अरब डॉलर रह गया। 2024 में चीन का ईरान को एक्सपोर्ट कुल निर्यात 8.93 अरब डॉलर। सामान क्या क्या भेजे गए? मशीनरी, वाहन पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा। 2024 में ईरान का चीन को एक्सपोर्ट 4.44 अरब डॉलर। मुख्य उत्पाद एथिलीन पॉलीमर, लौह अयस्क, अन्य खनिज। तेल व्यापार, चीन खरीदता है ईरान का 80 से 90% तेल। 2024 में औसतन 1.48 मिलियन बैरल पर डे चाइना खरीद रहा था। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपना तेल 8 से 13 डॉलर पर बैरल में चाइना को बेच रहा था। और चीन की आप हैसियत देखिए, अमेरिकी सैंक्शंस के बीच में वो 8 से 13 डॉलर पर बैरल अमेरिकन तेल खरीद रहा था, क्योंकि चीन ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया।
इससे चीनी रिफाइनरियों को अरबों डॉलर की न सिर्फ बचत हुई बल्कि फॉरेन करेंसी भी बचाने में बहुत बड़ी मदद मिली। प्रतिबंधों से बचने के लिए डार्क फ्लीट टैंकर्स का इस्तेमाल किया। मलेशिया इंडोनेशिया के रास्ते भी चाइना ने जमकर व्यापार किया। और आखिर में इस कहानी का सबसे अहम किरदार खुद ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसकी तरफ से भी साफ है, दो टूक बयान आ चुका है जो ये बताता है कि दबाव का ये पूरा खेल इतना आसान नहीं होने वाला जितना अमेरिका सोच रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय का सीधा बयान है, जब अमेरिका बातचीत नहीं करना चाहता तो प्रतिबंध लगाने का रास्ता अपना लेता है। और ईरान तो बरसों से सालों से ऐसे प्रतिबंध झेलता आया है, इसके बावजूद उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं है। एक जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ईरानी एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अमेरिका अब सिर्फ प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है बल्कि साथ साथ सैन्य दबाव भी बढ़ा रहा है। लेकिन इसका नतीजा शायद वो ना निकले जिसकी उम्मीद अमेरिका लगाए बैठा है। हो सकता है कि ईरान झुकने के बजाय और सख्त हो जाए और सख्त रुख अपना ले। यानी जिस रणनीति के सारे अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है वो रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है और ट्रंप का होर्मुज वाला सपना हमेशा हमेशा के लिए चूर हो सकता है। और थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान ने बयान भी जारी किया था और कहा था कि 2029 तक होर्मुज नहीं खुलेगा। यानी जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर आएंगे तब तक ईरान होर्मुज नहीं खोलने वाला है। वैसे भी ईरान पूरे अमेरिका को नहीं बल्कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। खबरें लगातार जा रही हैं इंडिया डेली 24/7 पर, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।